द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी यातना शिविरों की तरह बहुत कम जगहें भयावह रही हैं। वे पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर मनुष्यों के मूर्खतापूर्ण वध का दृश्य थे और पीड़ा उनके दैनिक कार्य का हिस्सा थी। यह सोचना चौंकाने वाला है कि यातना शिविरों में होने वाले कुछ सबसे विकृत और क्रूर कृत्य गार्ड या एसएस अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि सफेद कोट पहने डॉक्टरों द्वारा किए गए थे। ये नरक के डॉक्टर कौन थे जिन्होंने जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करके अपनी हिप्पोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन किया? कैदियों पर किए जाने वाले कुछ सबसे भयानक परीक्षण क्या थे? ठंड के मौसम में पूरी तरह नग्न अवस्था में रहने से लेकर जानबूझकर जानलेवा बीमारियों के टीके लगाने तक, बहुत ऊंचाई से फेंके जाने से लेकर जीवित रहते हुए उनके अंगों को निकाल लेने तक, यातना शिविरों में कैदियों को इन तथाकथित चिकित्सा पेशेवरों के हाथों अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। मौत से भी बदतर यातना शिविरों में मानव प्रयोग। 1920 के दशक से एडोल्फ हिटलर द्वारा विकसित की गई पूरी नाजी विचारधारा इस विचार पर आधारित थी कि कुछ मनुष्य अपनी आनुवंशिक संरचना के कारण दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। हिटलर विशेष रूप से यूजेनिक्स की वैज्ञानिक अवधारणा से प्रभावित था। यह विश्वास कि आनुवंशिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर बनाने के लिए बेहतर मनुष्य बनाए जा सकते हैं। यूजीनिस्ट नए मनुष्यों को अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, लचीला और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करते थे। थर्ड रीच ने यूजेनिक्स सिद्धांत में शामिल हजारों डॉक्टरों को नियुक्त किया। यह इतना लोकप्रिय था कि एसएस के नेता और रीच में सभी एकाग्रता शिविरों के लिए जिम्मेदार हेनरिक हिमलर ने शिविरों को यूजेनिक्स प्रयोगों को करने के लिए आदर्श स्थान माना। आखिरकार उन्होंने परीक्षण विषयों का लगभग अंतहीन स्रोत प्रदान किया और चूंकि वे पहले से ही कैदी थे, इसलिए उन पर प्रयोग करना अनैतिक नहीं होगा। यातना शिविरों में डॉक्टर लगभग राजा होते थे, शिविर कमांडेंटों जितने ही सम्मानित। इनमें से कई डॉक्टर एसएस के भी थे जो बारी बारी से सफेद कोट और काली एसएस वर्दी पहनते थे। ऑशविट्ज के कमांडेंट रुडोल्फ होस को डॉक्टरों के लिए बहुत सराहना थी और उन्होंने अधिक से अधिक डॉक्टरों को ऑशविट्ज की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वह उन्हें अपने शिविरों का पूर्ण अधिकारी मानता था। शिविर कमांडेंट उनकी बात ध्यान से सुनता था, उनसे सलाह मांगता था और आर्यन जाति को आनुवंशिक रूप से सुधारने के उनके प्रस्तावों पर ध्यान देता था। होस को नाजी विचारधारा पर गर्व था और वह ऑशविट्ज को एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग केंद्र में बदलना चाहता था। इसके अलावा यह जानते हुए कि फ्यूहरर खुले तौर पर शाकाहारी थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कैदियों को रीच की सेवा में उपकरणों के रूप में अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। न केवल वे लगातार अमानवीय परिस्थितियों में दिन रात काम करते हुए मरते थे, बल्कि अब उन्हें प्रयोगशाला के चूहों में भी बदल दिया गया था। नाजियों को चिकित्सा ज्ञान की खोज का जुनून था और उनका मानना था कि नैतिक और कानूनी नियमों का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की क्षमता एक वरदान थी। इस प्रकार एकाग्रता शिविरों में काम करने वाले कई डॉक्टरों की शुरुआत में ईमानदारी से वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन वे शिविर की दीवारों के भीतर ही क्रूर राक्षस बन गए जिनमें मानवता या करुणा से रहित थे। मेंजेल, विर्त्स, शुमान और क्लॉबर्ग जैसे नाम मृत्यु और पीड़ा के पर्याय बन गए। थर्ड रीच में भी उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था और उनके शोध से चमत्कारी नतीजे मिलने का वादा किया जाता था। बेयर जैसी बड़ी कंपनियों और निगमों ने भी दास श्रम और कैदियों पर किए गए चिकित्सा अनुसंधान से मुनाफा कमाया। बेयर की मूल कंपनी आईजी फार्बेन ने यहां तक कि ऑशविट्ज के ठीक बगल में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित की। ऑशविट्ज के कैदियों को नियमित रूप से नई दवाओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला चूहों के रूप में बेयर कंपनी को बेचा जाता था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1942 में 150 महिलाओं को बेचा गया था और उन्हें शिविर के कुख्यात ब्लॉक 10 से प्रयोगशाला सुविधा में ले जाया गया था। सभी 150 महिलाएं एक नए एनेस्थेटिक के प्रयोगों के दौरान बेयर वैज्ञानिकों के हाथों मर गईं। रीच में सभी के लिए भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा था, सिवाय उन लोगों के जिन्हें उनकी आनुवंशिक संरचना के कारण हीन माना जाता था। हिमलर की डॉक्टरों की सेना को 1941 की शुरुआत में ही काम न कर पाने वाले या किसी अन्य तरह से अवांछनीय लोगों को खोजने के लिए एकाग्रता शिविरों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जहरीली गैस चिक्लोन बी से बड़ी संख्या में मौतें हुईं। एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर प्रोफेसर फिशर ने खुले तौर पर कहा कि यहूदी एक अलग प्रजाति थे, न कि इंसान, इसलिए उन पर प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी।
जनवरी 1942 में डॉक्टरों और नर्सों की एक बड़ी टुकड़ी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, को चेलमनो में एक विनाश शिविर स्थापित करने के लिए पोलैंड भेजा गया था। उसी वर्ष दिसंबर में डॉन जूलियस हेलेबोर्डन ने बताया कि गर्मियों के दौरान वह 500 मानसिक रूप से विकलांग रोगियों के मस्तिष्क का विच्छेदन करने में सफल रहे थे। 1944 तक उनके पास 697 मस्तिष्कों का संग्रह था, जिनमें से कुछ ऐसे लोगों के थे जिनकी हत्या सिर्फ मस्तिष्क अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। नाजी जर्मनी में मौत के प्रपीड़क डॉक्टर हेलेबर्डन के पास मानव मस्तिष्क का जो संग्रह था वह चौंकाने वाला था, लेकिन शायद एकाग्रता शिविर में काम करने वाला अब तक का सबसे भयानक व्यक्ति जोसेफ मेंजल नामक एक डॉक्टर था। एक हानिरहित, यहां तक कि मासूम दिखने वाला मेंजल ऑशविट्ज में अपने समय के दौरान प्रसिद्ध हो गया। एकाग्रता शिविर में उनके काम ने ऑशविट्ज में उन वर्षों के सबसे विकृत अध्यायों में से एक का उद्घाटन किया। जब वह मार्च 1943 में ऑशविट्ज पहुंचे तो वह 32 साल का एक सुंदर युवक था। बहुत जल्द उसका नाम खौफ का पर्याय बन गया। हमेशा एक बेदाग एसएस वर्दी पहने, दृढ़ चाल और आकर्षक मुस्कान के साथ मेंजेले को ऑशविट्ज के गलियारों में चलना पसंद था। हमेशा उनके साथ सफेद कोट वाले उनके सहकर्मी होते थे। उनका व्यवहार अनिश्चित था और अक्सर उनका मिजाज हिंसक होता था। मेंजेले का मुख्य शोध जुड़वा बच्चों पर केंद्रित था, क्योंकि उनका सपना शुद्ध आर्य महिलाओं के लिए एक समय में एक से अधिक बच्चे पैदा करने का तरीका खोजना था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उन्होंने ऑशविट्ज को अपनी प्रयोगशाला के रूप में और गरीब पोलिश और रोमा बच्चों को अपने परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल किया। डॉक्टर कार्ल क्लॉबर्ग और होस्ट शुमान ने नसबंदी पर चिकित्सा अनुसंधान किया, जो प्रजनन क्षमता का दूसरा पहलू था। शुमान इच्छा मृत्यु कार्यक्रम में शामिल डॉक्टरों में से एक थे, जिसे नाजियों ने सोनेनस्टीन विनाश शिविर में विकसित किया था। जब 1941 में क्लॉबर्ग और शूमैन ऑशविट्ज पहुंचे तो ब्लॉक 10 को 2 भागों में विभाजित किया गया था। क्लॉबर्ग एक भाग की देखरेख करते थे और शूमैन दूसरे भाग की। शूमैन के खंड में विशाल एक्सरे मशीनें थीं, जहां दुर्भाग्यपूर्ण कैदियों को नसबंदी प्रयोगों के अधीन किया जाता था। वहां पुरुषों और महिलाओं को लंबे समय तक एक्सरे के संपर्क में रखा जाता था, जिससे उनकी आंतों में भयंकर दर्द होता था। और यह बताया गया कि शूमैन की भावशून्य निगाहों के नीचे कुछ नर्सों को भयानक दृश्य देखकर उल्टी हो गई थी। एक्सरे की वजह से उनके पेट, कमर और नितंबों पर गंभीर विकिरण जलन के साथ साथ घाव भी हो गए, जो ठीक नहीं हो पा रहे थे। ऐसे समय में जब महिलाएं दुर्लभ थीं, या तो इसलिए क्योंकि उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए नियत किया गया था और उन्हें पदानुक्रम के लिए सेक्स टॉय में बदल दिया गया था, या क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी, नर्सों को अक्सर शूमैन के घृणित प्रयोगों का सामना करना पड़ता था। क्लॉबर्ग ने नसबंदी के दूसरे तरीके आजमाए। उन्होंने इंजेक्शन का इस्तेमाल करके रासायनिक नसबंदी का प्रयास किया। उनके साथ काम करने वाली नर्सों को महिलाओं के गर्भाशय में सीधे प्रयोगात्मक रसायन इंजेक्ट करने का क्रूर काम सौंपा गया था। महिलाओं को लेटने के लिए कहा गया और नर्सों ने उनके पैरों को अलग रखा, जबकि क्लॉबर्ग और उनकी मेडिकल टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए उनके गर्भाशय की जांच की कि इंजेक्शन सही तरीके से लगाए गए हैं। हिमलर खुद भी रुडोल्फ होस के नेतृत्व में इन डॉक्टरों द्वारा शुरू किए गए नसबंदी प्रयोगों के परिणामों में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते थे। हिमलर का मानना था कि नसबंदी यहूदी समस्या को हल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था और यह कुख्यात गैस चैम्बरों की तुलना में कहीं बेहतर और अधिक प्रभावी होगा। वांसी में फ्यूहरर के निवास पर हिमलर ने प्रस्ताव दिया कि जर्मन यहूदियों को सामूहिक रूप से निर्वासित करने की तुलना में उनकी नसबंदी करना सस्ता होगा। क्लॉबर्ग ने होस और हिमलर से वादा किया कि वह रीच के लिए सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी तरीका खोजेगा, लेकिन व्यवहार में वह वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा। वह केवल इतना करने में सफल रहा कि उसने अनगिनत मानवगिनी पिग को दर्द और मौत का कारण बना दिया। शूमैन और क्लॉबर्ग 2 राक्षसी, खून के प्यासे डॉक्टर थे, लेकिन वे अकेले ऐसे नहीं थे जो प्रयोग करते थे। ऐसे ही एक और प्रतिपादक थे, एडवर्ड विर्ट्स। वह ऑशविट्ज में मुख्य चिकित्सक थे। विर्ट्स को गर्भाशय ग्रीवा की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए महिलाओं पर जबरन प्रयोग करने में भी मजा आता था। डेनिश एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कार्ल वेरनेट ने एक कृत्रिम पुरुष सेक्स ग्रंथि विकसित की, एक कैप्सूल जो त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित करने पर धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन जारी करता है। 1944 में वेरनेट ने रीच एसेस के उप चिकित्सक अर्नेस्ट रॉबर्ट ग्रेविट्स को प्रस्ताव दिया कि कैप्सूल समलैंगिक पुरुषों को विषम लैंगिकता में परिवर्तित कर सकता है।
बुचेनवॉल्ड एकाग्रता शिविर में हेनरिक हिमलर और शिविर के डॉक्टर गेरहार्ड शेडलॉस्की के समर्थन से वेरनेट ने कम से कम 10 समलैंगिक कैदियों में कैप्सूल प्रत्यारोपित किए। शिविरों से रिहाई की मांग कर रहे कैदियों ने दावा किया कि इन कैप्सूलों ने चमत्कारिक रूप से उन्हें विषम लैंगिक बना दिया। बर्फ के पानी और समुद्री पानी के साथ प्रयोग। नाजी प्रयोगों का एक और प्रमुख लक्ष्य सुपर सैनिकों का विकास था। ये माना जाता था कि शुद्ध जर्मन आर्य पहले से ही बाकी दुनिया से बेहतर थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था। उदाहरण के लिए हिटलर सैनिकों के लिए अत्यधिक ठंडे या बहुत गर्म जलवायु में बेहतर लड़ाकू बनने का तरीका खोजना चाहता था, और यहां तक कि ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए भी जहां केवल उपलब्ध पानी खारा पानी था। ये कौशल द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरी अफ्रीका और नॉर्वे जैसे चरम जलवायु तक फैलने पर काम आएंगे। सिगमंड रैशर, एक बवेरियन चिकित्सक और 1933 से नाजी पार्टी के सदस्य, अत्यधिक ठंडे तापमान पर मानव शरीर की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए जुनूनी थे। उन्होंने लुफ्टवाफे की ओर से 300 परीक्षण विषयों पर उनकी सहमति के बिना तथाकथित ठंडक प्रयोग किए। इनमें से अधिकांश प्रयोगों के लिए लुफ्टवाफे के मुख्य सर्जन एरिक हिप्पके ने रैशर से अनुरोध किया था। हिप्पके अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रैशर को सभी परिणामों की जानकारी देने के सख्त आदेश के साथ डचाऊ भेजा। प्रयोग डचाऊ में किए गए, जहां लुफ्टवाफे ने कुख्यात उच्च ऊंचाई वाले प्रयोग भी किए। लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि उत्तरी सागर में मारे गए और हाइपोथर्मिया से पीड़ित जर्मन पायलटों को सबसे अच्छी तरह से कैसे गर्म किया जाए। रैशर के पीड़ितों को 14 घंटे तक ठंडे तापमान में नग्न रहने के लिए मजबूर किया गया था, या 3 घंटे तक बर्फ के पानी के टैंक में रखा गया था। इलेक्ट्रोड की एक सरणी का उपयोग करके उनकी नाड़ी दर और आंतरिक तापमान मापा गया। जब पीड़ित हाइपोथर्मिया से मरने के कगार पर थे, तो प्रयोग का दूसरा चरण शुरू हुआ। पीड़ितों को विभिन्न तरीकों से गर्म करने का प्रयास किया गया। सबसे आम और सफल तरीका गर्म पानी में डुबाना था। नूरनबर्ग ट्रायल में एक गवाह ने गवाही दी कि कुछ पीड़ितों को होश में लाने के लिए उन्हें उबलते पानी में फेंक दिया गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रक्रिया में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि ज्यादातर लोग जिन्हें उपशून्य तापमान में बाहर नग्न रहने के लिए मजबूर किया गया था, वे बच गए। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान वे दर्द से चीखते थे क्योंकि उनके शरीर जम जाते थे। 1942 में राशर ने डचाऊ में एक गहन शीतलन प्रयोग किया, जहां कुछ लोगों को लड़ाकू पायलट की वर्दी पहनाई गई और बर्फ के ठंडे पानी में डुबोया गया। राशर ने कुछ पीड़ितों को पूरी तरह से डुबोया और दूसरों को केवल उनके सिर तक। हेनरिक हिमलर ने खुद कुछ प्रयोगों में भाग लिया और राशर से कहा कि उन्हें उत्तरी सागर क्षेत्र में जाकर यह पता लगाना चाहिए कि आम लोग अत्यधिक ठंड के शिकार लोगों को कैसे गर्म रखते हैं। हिमलर ने राशर से कहा कि उन्होंने मछुआरे महिलाओं द्वारा अपने आधे जमे हुए पतियों को होश में लाने के लिए उनके बिस्तर पर उन्हें सहलाने की कहानियां सुनी हैं। हिमलर का मानना था कि जिस चीज को वे पशु गर्मी कहते थे, उसका कृत्रिम गर्मी से अलग प्रभाव होता था। यह सोचने का कारण है कि राशर को विश्वास नहीं था कि हिमलर जो प्रस्ताव दे रहे थे वह सही था, लेकिन फिर भी वह वरिष्ठ एसएस अधिकारी थे। तुरंत 4 रोमा महिलाओं को रेवेंसब्रुक एकाग्रता शिविर से डचाऊ भेजा गया, जहां हाइपोथर्मिया पीड़ितों को 2 नग्न रोमा महिलाओं के बीच रखकर उन्हें गर्म करने का प्रयास किया गया। डचाऊ में किए गए शीतदंश और ठंड प्रतिरोध प्रयोग 1941 और 1942 के बीच लुफ्टवाफे, जर्मन वायुसेना, और सैनिटेट्सवेसन डेर वेफेन, एसएस, सशस्त्र एसएस की चिकित्सा सेवा की देखरेख में किए गए आधिकारिक अध्ययनों की एक श्रृंखला का हिस्सा थे। ये परीक्षण शिविर के चिकित्सा ब्लॉक के भीतर एक विशेष रूप से अनुकूलित सुविधा में किए गए थे, जिसे श्मशान के पास स्थित उच्च ऊंचाई और थर्मोरेगुलेशन प्रायोगिक स्टेशन के रूप में जाना जाता है। इस स्टेशन में 2 बेलनाकार स्टील के टैंक थे, जिनमें से एक का उपयोग बर्फ के पानी में विसर्जन के लिए और दूसरे का उपयोग गर्म पानी के पुनर्जीवन परीक्षणों के लिए किया जाता था। प्रत्येक परीक्षण की मानक अवधि 60 से 180 मिनट के बीच थी, जो इस्तेमाल की गई विधि पर निर्भर करती थी। मुख्य प्रोटोकॉल में कैदियों को नंगा किया जाता था, स्थिर किया जाता था और धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी में डुबोया जाता था। महत्वपूर्ण संकेत, मलाशय का तापमान, हृदय गति और न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स दर्ज किए गए। एक बार जब गहन हाइपोथर्मिया 27 डिग्री सेल्सियस से कम शरीर का तापमान
की सीमा तक पहुंच गया तो विभिन्न रिकवरी विधियों को लागू किया गया। इनमें थर्मल कंबल, इंफ्रारेड लैंप के साथ प्रत्यक्ष हीटिंग, नियंत्रित गर्म पानी के स्नान और अंतिम प्रयोगों में अन्य लोगों के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से शरीर को फिर से विश्वविद्यालय के डॉ. अर्नेस्ट होल्जलोहनर और डॉक्टर एरिच फिंके लुफ्टवाफे की ओर से इन परीक्षणों में शामिल थे। होल्जलोहनर ने बुनियादी प्रोटोकॉल तैयार किया, जबकि फिंके ने मृत्यु की स्थिति में डेटा की रिकॉर्डिंग और शव परीक्षण की देखरेख की। मासिक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई और सीधे ह्यूबर्टस की अध्यक्षता वाले विमानन चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को भेजी गई। अक्टूबर 1942 में नूर्नबर्ग में आयोजित एक गोपनीय सम्मेलन में इन डॉक्टरों ने अपने परिणाम ठंडे पानी में डुबाने पर मानव जीव की प्रतिक्रियाओं पर अध्ययन शीर्षक के तहत प्रस्तुत किए, बिना यह बताए कि ये लोग जबरन कैदी बनाए गए थे। समुद्री जल प्रयोगों का निर्देशन डॉ. हंस एपिंगर ने किया, जो वियना विश्वविद्यालय अस्पताल के मुख्य चिकित्सक हैं, जिन्हें रीच स्वास्थ्य मंत्रालय का समर्थन प्राप्त था। विषयों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। अनुपचारित समुद्री जल, बरकाटेट, एक प्रयोगात्मक विलवणीकरण योजक के साथ रासायनिक रूप से उपचारित समुद्री जल और पीने के पानी तक पहुंच वाला एक नियंत्रण समूह। 3 सप्ताह से अधिक समय तक परीक्षण समूह के कैदी केवल खारे या उपचारित तरल पदार्थों पर जीवित रहे, जिसके परिणाम स्वरूप गुर्दे की गंभीर क्षति, उल्टी, दस्त, मतिभ्रम और कई मामलों में मृत्यु हो गई। इन प्रयोगों को डचाउ रिपोर्ट 139A/1944 फाइल में दर्ज किया गया था, जो अब युद्ध के अंत में जब्त किए जाने के बाद आंशिक रूप से अमेरिकी अभिलेख से लेकर उसी वर्ष सितंबर तक डचाउ एकाग्रता शिविर में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए गए। इन पीड़ितों को सभी भोजन से वंचित कर दिया गया और केवल फिल्टर किया हुआ समुद्री जल दिया गया। एक समय पर लगभग 90 रोमा को सभी भोजन से वंचित कर दिया गया और डॉ. हंस एपिंगर के हाथों केवल समुद्री जल पीने के लिए दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वे इतने निर्जलित थे कि पीने के पानी को पाने की कोशिश में वे ताजा पोंछे गए फर्श को चाटने लगे। चोफेनिक नामक एक प्रलय उत्तरजीवी डचाऊ में समुद्री जल प्रयोगों में परीक्षण विषयों में से एक था। चिकित्सा प्रयोग स्टेशनों पर काम करते समय उन्होंने कैदियों पर किए जा रहे कुछ प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, विशेष रूप से वे जहां उन्हें खारा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था। चोफेनिक ने यह भी बताया कि प्रयोगों के पीड़ितों को खाने में परेशानी होती थी और वे पानी के किसी भी स्रोत की हताश होकर तलाश करते थे, जिसमें फर्श से पुराने चिथड़े भी शामिल थे। चोफेनिक अस्पताल में एक्स-रे मशीन का उपयोग करने के प्रभारी थे और बताते हैं कि कैसे, हालांकि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, वे इसे रोकने में असमर्थ थे। वह अस्पताल में एक मरीज का उदाहरण देते हैं जिसे सिगमंड रैशर ने गैस चैम्बर में सिर्फ इसलिए भेज दिया क्योंकि उसने एक प्रयोग देखा था। लोगों को विस्फोट से उड़ा देना, क्या यह हत्या का अधिक मानवीय तरीका है? एकाग्रता शिविरों की क्रूरता इतनी चरम पर थी कि नाजी मनोवैज्ञानिक लगातार उन सैनिकों और गार्डों का इलाज करते थे जो दर्दनाक अनुभवों की शिकायत करते थे। उन्हें भयानक हत्याओं को देखने या अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे भयानक दुःस्वप्न और घबराहट के दौरे पड़ते थे। हत्याओं के परिणाम स्वरूप कई सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो गए। उन्हें उन नरसंहारों के दृश्य का अनुभव हुआ जिनमें उन्होंने भाग लिया था। इन विरोधों और जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा था के परिणाम स्वरूप हिमलर ने एक ऐसी हत्या पद्धति की खोज का आदेश दिया जिससे उनके आदमियों को कम मनोवैज्ञानिक समस्याएं हों। नतीजतन कुछ हफ्ते बाद एक डॉक्टर अल्बर्ट विडमैन, जो आपराधिक पुलिस के तकनीकी संस्थान में एक SS सेकंड लेफ्टिनेंट थे, प्रयोग करने के लिए पूर्व में मिन्स्क गए। इससे पहले विडमैन मानसिक रूप से बीमार रोगियों की हत्या करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैसिंग तकनीक विकसित करने में सहायक थे, जिसे एक्शन टीचार के रूप में जाना जाता था। अब वह अपने अनुभव को पूर्व की ओर ले जाएगा। अविश्वसनीय रूप से सोवियत संघ में हत्या प्रक्रिया को सुधारने के लिए विडमैन द्वारा आजमाए गए पहले तरीकों में से एक अपने पीड़ितों को उड़ा देना था। कई मानसिक रूप से बीमार रोगियों को विस्फोटकों के पैकेटों के साथ बंकर में रखा गया था। कमांडर के आदेश पर उसके अधीनस्थों ने पैकेटों को विस्फोट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि चार्ज पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। दृश्य भयावह था। विस्फोट से लोग गायब नहीं हुए थे जैसा कि घोषणा की गई थी। कुछ घायल लोग रोते हुए आश्रय से बाहर निकले। कुछ ही समय बाद वह बंकर पूरी तरह से ढह गया जहां कैदियों को रखा गया था। शरीर के अंग जमीन पर बिखरे हुए थे और पेड़ों से लटके हुए थे।
अगले दिन एकाग्रता शिविर से सैनिकों के एक समूह को शरीर के अंगों को इकट्ठा करने और उन्हें बंकर में वापस फेंकने के लिए भेजा गया। जो अंग पेड़ों पर बहुत ऊंचे थे उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मारे गए लोगों की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। विडमैन ने इस भीषण प्रयोग से सीखा कि विस्फोट द्वारा हत्या स्पष्ट रूप से वह तरीका नहीं था जो हिमलर ने सोचा था, इसलिए उसने एक और तरीका खोजा। कई महीनों के विचार विमर्श के बाद वह एक समाधान के साथ आया। वयस्क इच्छामृत्यु कार्यक्रम ने हत्या के तरीके के रूप में बोतलबंद कार्बन मोनोऑक्साइड का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, लेकिन इन सिलेंडरों की बड़ी मात्रा को हजारों मील दूर भेजना अव्यावहारिक था। शायद विडमैन और उनके सहयोगियों ने सोचा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके हत्या करने का एक और तरीका था। कुछ हफ्ते पहले विडमैन और उनके बॉस डॉ वॉल्टर हेस बर्लिन की एक मेट्रो कार में बैठे थे और आर्थर नेबे नामक एक सहकर्मी के साथ होने वाली घटना के बारे में बात कर रहे थे। वह एक पार्टी से अपनी कार लेकर वापस आ रहा था। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इंजन बंद किए बिना ही उसे गैरेज में पार्क कर दिया और सो गया। नतीजतन वह निकास धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण लगभग मर गया। जिक्लोन बी के अंतिम विकास से पहले तीसरे रेह के अधिकारियों ने अंतिम समाधान को कुशल तरीके से और अपराधियों पर न्यूनतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ अनुकूलित करने के लिए कई तकनीकी परीक्षण किए। इस चरण में प्रमुख संस्थानों में से एक क्रिमिनल टेक्निशियस था इंस्टीट्यूट डेर सिचेरहेट्स पोलिसी, सुरक्षा पुलिस का आपराधिक प्रौद्योगिकी संस्थान रीच सुरक्षा मुख्य कार्यालय RSHA के अधीन है। बर्लिन स्थित इस संस्थान को तकनीशियनों और रसायनजों द्वारा चलाया जाता था जो SS डॉक्टरों और इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के नेताओं के साथ मिलकर काम करते थे। 1940 और 1942 के बीच रेनहार्ड के आदेश के तहत हेड्रिक के अनुसार परीक्षण मोबाइल गैसिंग ट्रकों के साथ शुरू हुए, जिनका उपयोग सामूहिक गोलीबारी और भविष्य के निश्चित कक्षों के बीच एक मध्यवर्ती समाधान के रूप में किया गया। पहला परिचालन मॉडल दिसंबर 1941 में पोलैंड के चेल्मनो कुल्महोफ में लागू किया गया था। ये बंद मैगरस ड्यूट्स प्रकार के ट्रक थे जिन्हें इंजन के निकास गैसों को पीछे के डिब्बे में पुनर्निर्देशित करने के लिए संशोधित किया गया था, जहां एक समय में 50 से 70 लोग बंद रहते थे। मानक मॉडल में V8 गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 10 से 20 मिनट तक लगातार संपर्क में रहने के बाद घातक था। इस विधि का परीक्षण सबसे पहले बेल्जिक में 1940 के वसंत में किया गया था, जिसमें क्रिमिनल इंस्टीट्यूट के तकनीशियनों की सहायता ली गई थी। पीड़ित मुख्य रूप से मानसिक रोगी और पोलिश यहूदी थे। अनुकूलित ट्रकों के कम से कम 5 अलग अलग संस्करणों का दस्तावेजीकरण किया गया था, जिसमें लॉड की मात्रा और गैस के दबाव में भिन्नता थी। परीक्षणों से पता चला कि इन वाहनों की दक्षता परिवेशी गर्मी और कैदियों के आंदोलन से कम हो गई थी, जिन्होंने अपने शरीर से गैस आउटलेट को अवरुद्ध कर दिया था। इस कारण से उन्हें आसान सफाई के लिए आंतरिक धातु प्लेटों और प्रबलित निकास वाल्वों के साथ क्रिमिनल टेक्नीशियंस के इंजीनियरों द्वारा लिखी गई हैं। इंस्टीट्यूट रीच के आंतरिक मंत्रालय और एक्शन कार्यक्रम के कर्मचारियों को भेज दिया गया। रेनहार्ड इस तकनीक को बाद में सोबिबोर और ट्रेबलिंका जैसे शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यह अस्थायी रूप से निश्चित गैसिंग के अधिक उन्नत तरीकों के साथ सह अस्तित्व में था। निकास गैस द्वारा सामूहिक हत्या के तकनीकी विकास ने जाइक्लोन बी जैसे अधिक स्थिर प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए आधार तैयार किया, जिसकी प्रभावशीलता और भंडारण क्षमता इसे औद्योगिक नरसंहार के लिए मानक बना देगी। ऐसा लगता है कि अपने नशे में धुत सहयोगी की याद ने विडमैन को मिन्स्क के पूर्व में मोगिलेव के एक मनोरोग अस्पताल के ईंट के तहखाने से पाइप द्वारा जुड़ी एक कार के निकास धुएं का इस्तेमाल करके गैसिंग प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कई अस्पताल के मरीजों को कमरे में बंद कर दिया गया और कार का इंजन शुरू कर दिया गया। शुरुआत में नाजी दृष्टिकोण से परीक्षण असफल रहा। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी कार से पर्याप्त कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकला जिससे मरीजों की मौत हो सके। कार की जगह एक ट्रक रखकर इस समस्या का समाधान किया गया। इस बार प्रयोग नाजियों के नजरिए से सफल रहा। तहखाने में बंद कैदी 1 मिनट से भी कम समय में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और कुछ देर बाद वे सभी मर गए। विडमैन के प्रयोग पहले विस्फोटकों के साथ और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रारंभिक चरण थे जो लोगों को बड़ी संख्या में मारने की सबसे कुख्यात विधि की ओर ले गए। 1941 में पहला गैस चैम्बर परीक्षण किया गया था। IG फारबेन द्वारा जाइक्लोन बी नामक गैस का आविष्कार करने के बाद
इस विधि को परिपूर्ण किया गया। 1942 और 1945 के बीच जाइक्लोन भी यूरोप में 10 लाख से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, न केवल ऑशविट्ज में बल्कि माजदानिक जैसे अन्य शिविरों में भी। इस कारण से 1947 में अमेरिकी सरकार ने युद्ध अपराधों के लिए IG फारबेन के 9 निदेशकों को कैद कर लिया। मेंजेले का जुड़वा बच्चों के प्रति बीमार जुनून। मेंजेल की मुख्य रुचियों में से एक जुड़वा बच्चों पर प्रयोग करना था। उनका मानना था कि अगर जर्मन महिलाओं को जुड़वा बच्चे पैदा करने में मदद करने का कोई तरीका होता तो आर्यन की जनसंख्या वृद्धि दर दोगुनी हो जाती। नाजी वैज्ञानिक जर्मन नागरिकों की प्रजनन दर को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए जुनूनी थे, जबकि अन्य समूहों में जन्म दर कम हो जाती। आखिरकार उन्होंने सोचा, दुनिया पूरी तरह से आर्यन जाति से आबाद हो जाएगी, जिसे वे सभी अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन जोसेफ मेंजेल के मामले में उनके प्रयोगों को चलाने वाला एक और कारक था। वह एक अत्यधिक दुखवादी व्यक्ति था और उसे शक्ति का प्रयोग करने और दूसरों को दर्द पहुंचाने में मजा आता था। मेंजेल के प्रयोगों में स्वस्थ अंगों का विच्छेदन, टाइफस जैसी बीमारियों से जानबूझकर संक्रमित करना, एक जुड़वां से दूसरे जुड़वां में रक्त संक्रमण और जुड़वां बच्चों को एक साथ सिलना शामिल था, ताकि जुड़वां बच्चे पैदा हो सकें। उनके प्रयोगों के परिणाम उन्हें करने के उनके कारणों के साथ उनकी नोटबुक में श्रमसाध्य रूप से दर्ज किए गए थे। हालांकि इनमें से अधिकांश दस्तावेज तब नष्ट हो गए जब मित्र राष्ट्र ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर पर कब्जा करने वाले थे। ईवा मोसेस कोर, जो कुछ जीवित बचे लोगों में से एक है, ने दावा किया कि मेंजेल को विपरीत लिंग के जुड़वा बच्चों के बीच क्रॉस सेक्स रक्त आदान में विशेष रूप से रुचि थी। जाहिर तौर पर उन्होंने सोचा कि यह उनके लिंग को बदलने का एक तरीका हो सकता है। इस कारण से उन्होंने जुड़वा बच्चों के जननांगों पर भी प्रयोग किया और यहां तक कि एक 7 वर्षीय लड़की के मूत्र पथ को अपने स्वयं के बृहदांत्र से जोड़ने का प्रयास किया। इन प्रक्रियाओं के दौरान अधिकांश जुड़वा बच्चों की मृत्यु हो गई। हालांकि यह मेंजेल तात्कालिक रूप से नहीं किए गए थे, बल्कि एक संगठित और प्रलेखित ढांचे के भीतर सांख्यिकीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ तीसरे रईह के चिकित्सा तंत्र की खासियत थी। मेंजेल और उनकी टीम ने जुड़वा बच्चों की प्रत्येक जोड़ी के लिए कोडित नैदानिक रिकॉर्ड रखे, जिसमें वजन, ऊंचाई, हड्डियों के अनुपात, मांसपेशियों के विकास, हृदय गति, विकास पैटर्न और यहां तक कि देखी गई मनोवैज्ञानिक विशेषताओं सहित विस्तृत रिकॉर्ड शामिल थे। इस जानकारी को जर्मन चिकित्सा कैदियों और मित्र देशों के संस्थानों द्वारा नस्लीय शोध कार्यक्रम में भेजे गए छात्रों में से भर्ती किए गए तकनीकी सहायकों द्वारा संसाधित किया गया था। इन सहायकों ने मानकीकृत रूपों पर डेटा संकलित किया, जिसे बाद में बर्लिन में वंशानुगत जीव विज्ञान और नस्लीय स्वच्छता संस्थान को भेजा गया, जो मानव यूजीनिक्स पर वैज्ञानिक डेटा को केंद्रीकृत करने वाली संस्थाओं में से एक है। ऑशविट्ज के ब्लॉक 10 में प्रवेश, विषय वर्गीकरण और किए जाने वाले परीक्षणों के अनुक्रम को विनियमित करने वाले आंतरिक आदेश बनाए गए थे। निर्देशों पर वरिष्ठ SS डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और रेस और पुनर्वास के मुख्य कार्यालय द्वारा समर्थन किया गया था। मेंजेल ने रेस और जनसंख्या पर SS सेंट्रल आर्काइव के साथ सीधे समन्वय भी किया, जिसने पारिवारिक इतिहास, जातीय मूल और पिछले बायोमेट्रिक परीक्षा परिणामों के साथ हजारों फाइलों का प्रबंधन किया। इसने शोधकर्ताओं को एक ही नस्लीय वंश के व्यक्तियों के बीच अनुदैर्ध्य तुलना स्थापित करने की अनुमति दी। मेंजेल की यूनिट ने कैद किए गए जुड़वा बच्चों का एक अनूठा डेटाबेस प्रबंधित किया, जो मोनोजाइगोटिक और डिजाइगोटिक जोड़ों के बीच अंतर करता था। आनुवंशिक शोध के लिए यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण था। प्रयोगात्मक हस्तक्षेपों के बाद प्रगति या गिरावट को दर्शाने वाले सांख्यिकीय ग्राफ के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट संकलित की गई थी। रिपोर्ट को कोडित आंतरिक फाइलों में रखा गया था, जिनमें से कई शिविर के अंतिम दिनों में नष्ट हो गईं। हालांकि 1945 में सोवियत सेना द्वारा टुकड़े बरामद किए गए थे। पद्धतिगत दृष्टिकोण में एक साथ शव परीक्षण, नियंत्रित परिस्थितियों में ऊतक संग्रह और क्रॉसओवर प्रयोग के माध्यम से तुलनात्मक अंग विश्लेषण शामिल था। उदाहरण के लिए, एक जुड़वां को एक प्रतिरक्षा दमनकारी दवा दी जा सकती थी, जबकि दूसरा नियंत्रण के रूप में कार्य करता था। पारंपरिक जैव चिकित्सा प्रक्रियाओं से लिया गया यह तर्क शिविर के माहौल द्वारा विकृत किया गया था और सहमति या नैतिक सीमाओं के बिना लागू किया गया था। ब्लॉक 10 के पीछे वैज्ञानिक संरचना से पता चलता है कि मेंजेल के नृशंस कृत्य केवल व्यक्तिगत ज्यादतियां नहीं थीं, बल्कि वैचारिक उद्देश्यों के लिए डेटा संग्रह की एक सावधानीपूर्वक प्रणाली का हिस्सा थीं।
अपने प्रयोगों के पहले चरण में जुड़वां जोड़ों और वंशानुगत असामान्यताओं वाले व्यक्तियों को डॉक्टर मेंजेले के पास रखा गया और उनकी हर संभव विशेष चिकित्सा जांच की गई। उनकी तस्वीरें ली गईं, उनके जबड़े और दांतों पर प्लास्टर कास्ट बनाया गया और उनकी उंगलियों और पैरों के निशान लिए गए। जैसे ही ये जांच पूरी हो गई, उन्हें दिल में फिनोल के घातक इंजेक्शन देकर मार दिया गया ताकि प्रयोग का अगला चरण शुरू हो सके, शव परीक्षण और उनके आंतरिक अंगों का तुलनात्मक विश्लेषण। जब शिविर की दयनीय स्थितियों के कारण ऑशविट्ज में एक जुड़वां की मृत्यु हो गई, तो मेंजेले ने जीवित जुड़वां को लाने और निर्दयतापूर्वक मारने का आदेश दिया ताकि वह उनका तुलनात्मक शव परीक्षण कर सके। ऑशविट्ज में मेंजेले के कुछ सबसे क्रूर प्रयोग जीवित लोगों पर किए गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेंजेले के वैज्ञानिक जुनून में से एक मानव विकास और व्यवहार में आनुवंशिकी के महत्व के बारे में अधिक जानना था, जो कई नाजी यूजीनिस्टों के बीच एक आवर्ती विषय था। ईवा मूसा 1944 में कोर सिर्फ 10 साल की थी जब वह और उसकी जुड़वां बहन मिरियम मेंजल के क्रूर और निर्दयी हाथों में पड़ गईं। हफ्ते में 3 बार उसे और उसकी बहन की बाहों को बांध दिया जाता था ताकि रक्त संचार बाधित हो जाए, और उनका खून तब तक निकाला जाता था जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। जब एक हाथ से खून निकाला जा रहा था तो दूसरे हाथ में अज्ञात पदार्थों का इंजेक्शन लगाया जा रहा था। चूंकि मेंजल ने 1945 में अपने सभी काम के कागजात जला दिए थे, इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इन मासूम बच्चों में कौन सी भयानक दवाएं डाली गईं। एक बार इनमें से एक इंजेक्शन की वजह से ईवा को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसके कारण उसे कई हफ्तों तक आराम करना पड़ा। अपनी एक मुलाकात के दौरान मेंजेले ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा कि यह शर्म की बात है कि इतनी कम उम्र में उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हालांकि ईवा युद्ध के अंत को देखने के लिए काफी समय तक जीवित रही और अपनी कहानी बताने और मानवाधिकारों की पैरोकार बनने में सक्षम रही। पिछले कुछ सालों में दिए गए कई साक्षात्कारों में ईवा ने कहा कि यह केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही था कि वह इतने दर्द और क्रूरता को झेलने में कामयाब रही। मेंजेले को उम्मीद थी कि वह मर जाएगी क्योंकि अब वह गिनी पिग के रूप में उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। लेकिन ईवा जानती थी कि अगर वह मर गई तो इसका मतलब होगा कि उसकी जुड़वां बहन मिरियम को बैरक से ले जाया जाएगा और गोली मार दी जाएगी। ईवा ने खुद से कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मिरियम को ऐसे संकट से बचाएगी। घातक बीमारियों और अजीब रसायनों के साथ जैविक प्रयोग। लगभग फरवरी 1942 से अप्रैल 1945 तक डचाऊ एकाग्रता शिविर में 1200 से अधिक कैदियों पर मलेरिया के प्रयोग किए गए। स्वस्थ कैदियों के हाथ और भुजाएं मलेरिया मच्छरों से भरे पिंजरों में बंद कर दी गईं। बीमारी के संक्रमण के बाद उन्हें उच्च से लेकर घातक खुराकों में सिंथेटिक दवाओं से उपचारित किया गया। परिणाम स्वरूप आधे से अधिक की मृत्यु हो गई। अन्य कैदियों को स्थायी विकलांगता के साथ छोड़ दिया गया। डॉक्टरों के मुकदमे में दायर एक हलफनामे में ओसवाल्ड ने कहा, नाजी यातना शिविरों के मुख्य प्रशासक पोहल ने गवाही दी कि डचाऊ में मलेरिया का प्रयोग उनके अधीन सबसे बड़ा था। उनकी गवाही से पता चलता है कि संभवतः 1200 से ज्यादा कैदियों पर प्रयोग किए गए थे। जून 1943 से जनवरी 1945 तक सैक्सन हौसेन और नाट्सवीलर एकाग्रता शिविरों में वायरल हेपेटाइटिस का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए गए, जिसे तब महामारी पीलियां कहा जाता था। परीक्षण विषयों को इस बीमारी के लिए नए टीके विकसित करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया था। यदि वे मर जाते हैं तो उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया जाता है और उनकी जगह नए लोगों को लाया जाता है। ये परीक्षण जर्मन सशस्त्र बलों के लाभ के लिए किए गए थे, क्योंकि वे अपने सैनिकों के बीच हेपेटाइटिस फैलने की संभावना से बहुत चिंतित थे। प्रयोगों में अधिकांश विषयों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य बच गए। उन्हें बहुत दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1943 और अक्टूबर 1944 के बीच बुचेनवाल्ड में विभिन्न जहरों के प्रभावों की जांच करने के लिए प्रयोग किए गए थे। ये जहर गुप्त रूप से प्रयोगात्मक विषयों को उनके भोजन में दिया जाता था। पीड़ित या तो जहर से मर जाते थे या शव परीक्षण के लिए तुरंत मार दिए जाते थे। सितंबर 1944 में परीक्षण विषयों को जहरीली गोलियों से मारा गया, यातनाएं दी गईं और अक्सर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ पुरुष यहूदी कैदियों की त्वचा में जहरीले पदार्थ रगड़े गए या इंजेक्ट किए गए, जिससे काले तरल पदार्थ से भरे फोड़े हो गए। इन प्रयोगों को नाजियों द्वारा सावधानी पूर्वक प्रलेखित और फोटोग्राफ किया गया था।
सितंबर 1939 और अप्रैल 1945 के बीच विभिन्न अवसरों पर सरसों गैस से हुई चोटों के लिए सबसे प्रभावी उपचार की जांच करने के लिए सैक्सन-हौसेन, नैट्शविलर और अन्य शिविरों में कई प्रयोग किए गए थे। परीक्षण विषयों को जानबूझकर सरसों गैस और अन्य रसायनों के संपर्क में लाया गया था, जिससे उन्हें गंभीर रासायनिक जलन हुई। सरसों गैस से जलने के लिए सबसे प्रभावी उपचार खोजने के लिए पीड़ितों के घावों की जांच की गई। नवंबर 1943 और जनवरी 1943-44 के बीच फास्फोरस के जलने पर विभिन्न दवाइयों की तैयारी के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए बुचेनवाल्ड में प्रयोग किए गए थे। आग लगाने वाले बमों से निकाले गए फास्फोरस से कैदियों को ये जलन दी गई थी। ऑशविट्ज के ब्लॉक 10 में कुछ महिला कैदियों को भी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के अधीन किया गया था। नाजी यातना शिविरों में चिकित्सा प्रयोगों के संचालन में न केवल एसएस मेडिकल टीमें शामिल थीं, बल्कि एक जटिल रसद नेटवर्क भी शामिल था, जिसमें दवा कंपनियां और रीच सैन्य फार्मेसियां शामिल थीं। कई जर्मन रासायनिक कंपनियों और प्रयोगशालाओं को जबरन नैदानिक परीक्षणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों की आपूर्ति में फंसाया गया था। सबसे उल्लेखनीय में आईजी फार्बेन, हॉचस्ट, शेरिंग और मर्क थे, जो प्रयोगात्मक एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, सीरम और विषाक्त एजेंट प्रदान करते थे। इन सामग्रियों को बर्लिन में मुख्यालय वाले वेफेन एसएस मेडिकल सप्लाई डिपार्टमेंट के माध्यम से भेजा जाता था, जिसकी शाखाएं डचाउ, बुचेनवाल्ड और सैक्सन-हौसेन जैसे केंद्रों में थीं। दवाइयों के यौगिकों के परिवहन का प्रबंधन एक केंद्रीकृत संरचना द्वारा किया जाता था, जिसे सैनिटेट्सडियनिस्ट डेर वेफेन एसएस, सशस्त्र एसएस की चिकित्सा सेवा के रूप में जाना जाता था, जो सख्त रसद दिशा निर्देशों के तहत संचालित होती थी। स्टॉक में पदार्थों की विस्तृत सूची बनाए रखी गई थी और शिविरों के लिए निर्धारित शोध सामग्री के लिए एक विशिष्ट वितरण श्रृंखला मौजूद थी। ये आपूर्ति प्रयोगात्मक उपयोग के लिए लेबल किए गए कंटेनरों में पहुंची और कई मामलों में उनके उपयोग को गलत मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। रसायनों को ट्रेन या सैन्य वाहनों द्वारा ले जाया गया। उनके साथ अधिकृत कर्मचारी थे, जिन्होंने शिविर के मेडिकल ब्लॉकों तक उनकी सीधी बाद की अवधि के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक इन प्रयोगों में उत्पन्न डेटा का मित्र राष्ट्रों द्वारा अप्रत्यक्ष उपयोग था। उनके आपराधिक मूल के बावजूद कई नाजी चिकित्सा रिपोर्टों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिक टीमों द्वारा गुप्त रूप से संरक्षित और विश्लेषित किया गया था। विशेष रूप से प्रणालीगत संक्रमण, जीवाणु प्रतिरोध, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव और चरम स्थितियों के तहत शारीरिक मापदंडों पर डेटा को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से अद्वितीय माना जाता था। आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं होने पर उन्हें कैंप डेट्रिक और यूएस आर्मी मेडिकल कोर जैसे संस्थानों में संग्रहीत किया गया था। इस ज्ञान को प्रतिरक्षा विज्ञान, लड़ाकू औषध विज्ञान और महामारी नियंत्रण से संबंधित बाद के अध्ययनों में सावधानी से लागू किया गया था। फार्बेन, बेयर और अन्य फर्मों की सुविधाओं से टनों मेडिकल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। हालांकि नूर्नबर्ग ट्रायल में कई अधिकारियों पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, लेकिन कानूनी संस्थाओं के रूप में कंपनियां बच गईं और अगले दशकों में फिर से काम करना शुरू कर दिया। निकाले गए फार्मास्यूटिकल दस्तावेजों का आंशिक रूप से ऑपरेशन जैसे गुप्त परियोजनाओं के तहत जैविक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया गया था। कूड़ेदान दोनों में से एक संचालन अल्सोस, जहां वैज्ञानिक खुफिया जानकारी को रणनीतिक सैन्य उद्देश्यों के साथ मिला दिया गया था। जुलाई 1942 और सितंबर 1943 के बीच सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट सल्फोनामाइड की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए रेवेंसब्रुक में प्रयोग किए गए थे। विषयों पर लगाए गए घाव स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए। परफ्रिंजेंस और क्लोस्ट्रीडियम टेटनस का कारक एजेंट टेटानी घाव के दोनों सिरों पर रक्त वाहिकाओं को बांधकर रक्त परिसंचरण को रोक दिया गया, ताकि युद्ध के घाव जैसी स्थिति पैदा हो सके। शोधकर्ताओं ने उनके घावों में लकड़ी की छीलन और पिसा हुआ कांच डालकर उनके संक्रमण को और भी बढ़ा दिया। संक्रमण का इलाज सल्फा दवाओं और अन्य दवाओं से किया गया, ताकि उनकी प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके। क्यूबर्टस स्ट्रुगहोल्ड और उच्च ऊंचाई वाले मानव प्रयोग। 1942 की शुरुआत में डचाऊ एकाग्रता शिविर के कैदियों को सिगमंड रैशर द्वारा जर्मन पायलटों को उच्च ऊंचाई पर बाहर निकलने में सहायता करने के लिए प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया था।
इन कैदियों पर 68,000 फीट या 21,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थितियों का अनुकरण करने के लिए एक कम दबाव वाले कक्ष का इस्तेमाल किया गया था। यह अफवाह थी कि रैशर ने शुरुआती प्रयोग में बचने वाले पीड़ितों के दिमाग पर विविसेक्शन किया था। 200 विषयों में से 80 की तुरंत मृत्यु हो गई और बाकी को मार दिया गया। रैशर और हेनरिक हिमलर के बीच 1942 के एक पत्र में रैशर ने डचाऊ एकाग्रता शिविर में लोगों पर किए गए एक कम दबाव वाले प्रयोग के परिणामों की व्याख्या की, जिसमें पीड़ित का दम घुट गया था जबकि रैशर और एक अन्य अनाम डॉक्टर उनकी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर रहे थे। व्यक्ति को 37 वर्षीय व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। 4 मिनट बाद ही उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद राशर ने देखा कि वह बेहोश होने से पहले ऐंठन से पीड़ित था। उन्होंने बताया कि कैसे पीड़ित बेहोश पड़ा था। 1 मिनट में केवल 3 बार सांस ले रहा था, जब तक कि ऑक्सीजन से वंचित होने के 30 मिनट बाद उसने सांस लेना बंद नहीं कर दिया। फिर पीड़ित नीला पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। 1 घंटे बाद शव परीक्षण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप शुरू किया, जो एक गुप्त पहल थी जिसका उद्देश्य जर्मन वैज्ञानिकों की भर्ती करना था, जिसमें नाजी शासन से जुड़े डॉक्टर भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य तकनीकी और सैन्य विकास में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना था। इस ऑपरेशन के तहत 1500 से 1800 विशेषज्ञों को संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया ताकि नाजीवाद को समाप्त करने की कार्यवाही से बचा जा सके। उनमें से कई सीधे तौर पर मानव प्रयोग या एकाग्रता शिविरों के प्रशासन में शामिल थे। चयन का काम ऑनफिस ऑनफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज OSS जैसी एजेंसियों द्वारा किया गया था, जो CIA का पूर्ववर्ती था, अमेरिकी युद्ध विभाग NSA और नवनिर्मित USF संयुक्त राज्य वायु सेना के समन्वय में। उम्मीदवारों की व्यक्तिगत फाइलों में बदलाव करके उनके नाजी जुड़ाव के सभी संदर्भ हटा दिए गए। कुछ मामलों में मूल दस्तावेजों को वर्गीकृत या नष्ट कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करने के लिए इनमें से कई वैज्ञानिकों को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों द्वारा हस्ताक्षरित नई पहचान या विशेष परमिट प्राप्त हुए। विशेष रूप से डचाऊ, बुचेनवॉल्ड या सैक्सन हॉसेन जैसे शिविरों में काम करने वाले कई डॉक्टरों को चरम शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष चिकित्सा, औषध विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में उनकी विशेषज्ञता के लिए भर्ती किया गया था। इस संदर्भ में कैदियों पर किए गए प्रयोगों को मूल्यवान मानव डेटा माना जाता था, जिसे पारंपरिक नैतिक मापदंडों के तहत पुनः प्रस्तुत करना असंभव था। ह्यूबर्टस स्ट्रुगहोल्ड, जिनका नाम इस अध्याय में सबसे ऊपर है, इस ऑपरेशन के सबसे प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे। हालांकि थर्ड रीच के पूर्व सर्जन जनरल वॉल्टर श्रेबर और कर्ट जैसे व्यक्ति इस ऑपरेशन के सबसे बड़े लाभार्थी थे। ब्लोम, जो रीच के जैविक हथियार कार्यक्रम में शामिल थे। नूरनबर्ग ट्रायल में दर्ज आरोपों के बावजूद दोनों को सरकारी अनुबंधों पर उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया। श्रेबर को टेक्सास के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ब्लोम ने सार्वजनिक रूप से गायब होने से पहले कुछ समय के लिए अमेरिकी खुफिया सेवाओं के लिए काम किया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इन वैज्ञानिकों की भूमिका आम जनता की नजरों से ओझल रही। 1970 के दशक तक अवर्गीकृत दस्तावेज सामने आने लगे, जिससे पेपर क्लिप का पूरा दायरा उजागर हुआ। तब भी आधिकारिक औचित्य बना रहा। शीत युद्ध के बीच में प्राथमिकता इन विशेषज्ञों को सोवियत संघ द्वारा भर्ती किए जाने से रोकना था। रणनीतिक उपयोगिता के इस तर्क ने नाजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व सदस्यों को अंतरिक्ष कार्यक्रमों, जैव चिकित्सा अनुसंधान और अमेरिकी सरकारी संस्थानों में बिना किसी कानूनी परिणाम का सामना किए सहयोग करने की अनुमति दी। अप्रैल 1942 में हिमलर ने राशर को उच्च ऊंचाई वाले प्रयोगों को जारी रखने और मौत की सजा पाए कैदियों पर प्रयोग जारी रखने का आदेश दिया। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट परीक्षणों का भी आदेश दिया कि क्या पुरुषों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि मृत्युदंड पाए व्यक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जाता है, तो हिमलर संकेत दिया कि उसे माफ कर दिया जाना चाहिए और जीवन भर के लिए एक एकाग्रता शिविर में भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन सिगमंड रैशर ने हिमलर के इन आदेशों का पालन नहीं किया। वास्तव में उसे उसी भाग्य का सामना करना पड़ा जैसा कि उसने डचाऊ में मारे गए लोगों का किया था। जब पुलिस जांच में पता चला कि रैशर और उसकी पत्नी ने बच्चों का अपहरण करके जनता को धोखा दिया था ताकि यह दिखावा किया जा सके कि उन्होंने सुपर प्रजनन क्षमता का रहस्य खोज लिया है, तो उन्हें अप्रैल 1944 में गिरफ्तार कर लिया गया।
उन पर वित्तीय अनियमितताओं, उनके पूर्व प्रयोगशाला सहायक की हत्या और वैज्ञानिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उन्हें मार डालने से पहले बुचेनवाल्ड और डचाउ एकाग्रता वाले प्रयोग उनके विचार नहीं थे। उन्हें ह्यूबर्टस से आदेश मिले थे। स्ट्रगहोल्ड एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट और मेडिकल शोधकर्ता थे जो 1943 में 45 वर्ष के थे। 1935 से उन्होंने हर्मन के विमानन मंत्रालय के लिए एरोमेडिकल रिसर्च के प्रमुख के रूप में काम किया था। गोरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन लुफ्टवाफे के साथ इसी पद पर कार्य किया। 1947 में उन्हें ऑपरेशन पेपरक्लिप के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया और उन्होंने संयुक्त राज्य वायुसेना और नासा में कई वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों पर कार्य किया। मानव अंतरिक्ष उड़ान के भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें अंतरिक्ष चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। 1963 और 2012 के बीच उन्हें ह्यूबर्टस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्ट्रगहोल्ड ने अंतरिक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोगों और अनुसंधान में उत्कृष्ट विद्वानों को पुरस्कार दिया। हालांकि 2012 के बाद यह पुरस्कार फिर कभी नहीं दिया गया क्योंकि स्ट्रगहोल्ड का अतीत आखिरकार उजागर हो गया। 2004 में जर्मन सोसाइटी फॉर एरोस्पेस मेडिसिन की ऐतिहासिक समिति द्वारा एक जांच के बाद पता चला कि 1943 में स्ट्रगहोल्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन ने ऑक्सीजन की कमी के प्रयोग किए थे। इन निष्कर्षों के आधार पर 11 से 13 वर्ष की आयु के 6 मिर्गी के रोगी बच्चों को ब्रैंडेनबर्ग यूथेनेशिया केंद्र से बर्लिन में स्ट्रगहोल्ड की प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां उन्हें हाइपोक्सिया जैसी उच्च ऊंचाई वाली बीमारियों के प्रभावों का अनुकरण करने के प्रयास में मिर्गी के दौरे प्रेरित करने के लिए वैक्यूम कक्षों में रखा गया। हालांकि डचाउ प्रयोगों के विपरीत सभी परीक्षण विषय अनुसंधान प्रक्रिया से बच गए। Під час Другої світової війни в концентраційних таборах було проведено сотні експериментів над людьми. Той факт, що вони проводилися в ім'я науки, не робить їх менш жорстокими та жахливими. Піддослідних різного віку піддавали екстремальним температурам, безглуздим операціям, смертельним хворобам і навіть ампутаціям. І все це заради пошуку способу для німців панувати над світом. Експерименти також проводилися з метою знайти способи ефективнішого вбивства більшої кількості людей. Поведінка цих лікарів, які нібито клялися Гіппократом та Аполлоном захищати людське життя, показує, наскільки люди здатні на розбещеність і безглузде насильство. Зрештою, одна з найбільш тривожних думок полягає в тому, що так само, як Менгеле спалив свої зошити, ми можемо ніколи нічого не дізнатися про більшість жахливих експериментів, що відбувалися